स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर, जहां हम आज करने जा रहे हैं इंडिया जीके की इस सीरीज का शुभारंभ। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इतिहास इंडिया जीके का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि इतिहास के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और ज्ञान पुरातत्व साक्ष्यों पर आधारित होता था। यानी कि जो ज्ञान है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होता था। ऑप्शन ए है प्रोटो हिस्ट्री, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ऑप्शन सी प्री हिस्ट्री, ऑप्शन डी नियोलिथिक युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्री हिस्ट्री, यानी कि उस काल को जहां हमें लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और ज्ञान जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर, यानी पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सिक्के, ठीक है, और जो दीवारें हैं उनके ऊपर चित्र, यानी कि जिन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है, उनके ऊपर बेस्ड थे और उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता और वो लेखन कला में नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं प्री हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर जो था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पाषाण काल, बी प्रोटो हिस्ट्री, सी लोह युग, डी मध्य पाषाण काल। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री। ये जो है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए किस काल को लिथिक एज या स्टोन एज भी कहते हैं। लिथिक का मतलब क्या है, पत्थर। लिथिक का मतलब क्या है, पत्थर, और जो पत्थर से संबंधित है उसे स्टोन एज कहा जाता है। तो जो प्रोटो हिस्ट्री है वो स्टोन एज, लिथिक एज या स्टोन एज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोटो हिस्ट्री, ऑप्शन बी प्री हिस्टोरिक पीरियड, सी हिस्ट्री, डी चालकोलिथिक युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम पत्थरों का यूज करते थे, उसे स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में पूरा पाषाण काल, जिसे पिलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, के सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य जो है की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, डी आर डी बनर्जी। तो जो साक्ष्य की खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में तमिलनाडु के पलवरम जिले में किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो की, बी पलवरम हैंड एक्स की, सी भीमबेटका की, डी लोथल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पलवरम हैंड एक्स की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूरा पाषाण काल के किस चरण में मानव बिना पॉलिश किए हुए, यानी कि बिना पॉलिश किए हुए खुरदुरे भारी पत्थर के औजारों जैसे हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स का इस्तेमाल करता था। ऑप्शन ए है लोअर पिलियोलिथिक एज, बी है मिडिल पिलियोलिथिक एज, सी है अपर पिलियोलिथिक एज, डी है मेसोलिथिक एज। तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें जो मानव है खुरदरे भारी पत्थर यूज करता था, वो है लोअर पिलियोलिथिक एज में जो है इस तरह के औजारों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन लोग स्टोन टूल्स बनाने के लिए ऐसी जगह चुनते थे जहां अच्छी क्वालिटी का स्टोन आसानी से उपलब्ध हो। ऐसी साइट्स को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए हैबिटेशन साइट्स, बी फैक्ट्री साइट्स, सी रॉक शेल्टर, डी आवासीय साइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैक्ट्री साइट्स, यानी कि जहां पर वो निर्माण करेंगे उसे ही तो कहा जाता है फैक्ट्री, तो वहां पर वो निर्माण करेंगे। हैबिटेशन साइट जो है वो रहने का स्थान है, आवासीय उनके हैबिटेशन का मतलब है जहां पर पशु पक्षी और मानव साथ में रहते हो, और आवासीय है जहां मानव रहते हो, ठीक है। और रॉक शेल्टर जो पत्थर नुमा गुफा है उसके अंदर, पत्थरों के अंदर गुफा जो है उसे कहा जाता है रॉक शेल्टर।
नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका गुफाएं और रॉक शेल्टर जो है किस काल के महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं और जो रॉक शेल्टर हैं वो किस काल के हैं। ऑप्शन ए मेसोलिथिक एज, ऑप्शन बी नियोलिथिक एज, सी लोअर पिलियोलिथिक एज, डी चालकोलिथिक एज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लोअर पिलियोलिथिक एज। नेक्स्ट देखिए मिडल पाषाण युग में मानव किस प्रकार के औजार बनाना शुरू कर चुका था। तो ऑप्शन ए है हेवी स्टोन टूल्स, बी है माइक्रोलिथ, डी है पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, सी है शार्प, यहाँ आएगा शार्प यानी कि तीखे थ्रू पॉइंटेड टूल्स जैसे फ्लैक्स, ब्लेड्स और पॉइंटर्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा शार्प और पॉइंटेड, मतलब इस तरह के जो औजार है वो बनाना सीख गया था। कौन? मानव। किस चीज के? पत्थर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊपरी पाषाण काल यानी कि अपर पिलियोलिथिक एज के अंत में आधुनिक मानव किस प्रजाति का उद्भव हुआ। यानी कि मानव की किस आधुनिक प्रजाति का जो है अपर पिलियोलिथिक एज या ऊपरी पाषाण काल में उद्भव हुआ था। तो ऑप्शन ए है होमो इरेक्टस, बी है होमो सेपियंस, सी है निएंडरथल, डी है ऑस्ट्रोपिथेकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होमो सेपियंस, जो मानव की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रमुख उपकरण क्या थे। यानी कि जो उसके प्रमुख उपकरण थे मानव के मध्य पाषाण काल में वो क्या थे। ऑप्शन ए हैंड एक्स चॉपर्स, बी माइक्रोलिथ्स, सी पॉलिश किए हुए पत्थर, डी धातु के औजार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का मतलब है पत्थर के छोटे छोटे औजार। माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो यानी कि छोटा, और मैक्रो होता है बड़ा। तो यहाँ जो है छोटे पत्थर के छोटे छोटे आकारों को माइक्रोलिथ्स, लिथ्स होता है पत्थर, तो माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालतू जानवरों में सबसे पहले कौन था। यानी कि मानव द्वारा जो पालतू जानवर सबसे पहले बनाया गया था वो कौन था। तो ऑप्शन ए है बिल्ली, बी है कुत्ता, सी भेड़, डी बकरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता जो है मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु है। नेक्स्ट देखिए मध्य पाषाण युग के लोग ज्यादातर किस प्रकार की पेंटिंग बनाते थे। यानी कि ये बात कर रहा है मध्य पाषाण युग की और पूछ रहा है कि लोग उस समय में किस प्रकार की पेंटिंग्स जो है बनाते थे। ऑप्शन ए रॉक पेंटिंग, बी पोट्री पेंटिंग, सी दीवारों पर बनी पेंटिंग, डी कपड़ों पर बनी पेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉक पेंटिंग्स, यानी कि पत्थरों के ऊपर जो है पेंटिंग की जाती थी। पेंटिंग यानी कि चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए नवपाषाण काल में मानव ने किस महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बनाना शुरू किया था। यानी कि पहले जो है मानव क्या करता था, कहीं से कुछ मिल गया तो उसको स्टोर कर लेता था, यानी कि संग्रह कर लेता था। लेकिन उसके बाद उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो जो बीज हैं उनको किसी उचित स्थान पर उगाना शुरू कर दिया। तो पूछ रहा है कि किस उस काल को क्या कहा जाता है। यानी कि नवपाषाण काल में मानव ने किस महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ऐसा कौन सा परिवर्तन किया था कि वह खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। तो ऑप्शन ए है पशुपालन स्टार्ट कर दिया, बी है कृषि का आरंभ, सी शहरीकरण, या डी धातु के औजारों का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि का आरंभ कर दिया, क्योंकि उस पहले वो सिर्फ जो घास फूस या फसल खड़ी थी कहीं ऑटोमेटिक उसको सिर्फ स्टोर करता था। अब उसने उन बीजों का प्रयोग करके एक कृषि करना स्टार्ट कर दिया और अब वह मनचाही चीजें उगा सकता था, जो चाहे वो उत्पादन कर सकता था। तो वह खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। नेक्स्ट कब बना, नवपाषाण काल में। याद रखिए कि यह जो
कार्य है वो नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राइस कल्टीवेशन का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है। अब ये क्या पूछ रहा है कि भारत में ही नहीं, यह पूरी दुनिया का ही जो है पुराना प्रमाण है किस चीज का, राइस कल्टीवेशन यानी कि जो चावल है उसकी खेती का। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है कोल्डी हवा और महगरा यूपी में, बुरजहोम या चिरांद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोल्डी हवा और महगरा यूपी। तो आपको पता है कि गंगा और यमुना का मैदान जो है एक बहुत ही अच्छा मैदान है चावल की खेती के लिए। तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, इसलिए यहाँ चावल का कटोरा भी कहा जाता है किसको, यूपी को। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है चावल का कटोरा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर नदियां हैं और जलोढ़ मिट्टी है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है। नवपाषाण काल में लोग पॉलीसेड स्टोन टूल्स के अलावा किसके बने टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि पत्थरों के टूल्स तो इस्तेमाल करते ही थे, साथ में और कौन सी धातु थी या कौन सी चीज थी जिसका जो इस्तेमाल है टूल बनाने में। टूल मतलब क्या है कि कुल्हाड़ी बना दी, दराती बना दी, इस तरह के जो उनके दिनचर्या में प्रयोग होने वाले औजार थे उन्हीं को क्या कहा गया, टूल्स कहा गया। तो ऑप्शन ए है लकड़ी का, बी हड्डी का, सी धातु का, डी मिट्टी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड्डी, यानी कि हड्डी से बने औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हड्डी से भी टूल्स या औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के बर्तन जिसे पोट्री क्या है, मिट्टी के बर्तन है, की शुरुआत किस युग में हुई थी। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी मध्यपाषाण युग, सी नवपाषाण युग और डी चालकोलिथिक काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवपाषाण काल में। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ होता है, और अब ये क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ हो गए थे। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक मिट्टी के बर्तन, दूसरा कृषि नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देखिए, कपास या कॉटन का सबसे पुराना साक्ष्य किस नवपाषाण काल साइट से प्राप्त हुआ है। किसका, कॉटन का यानी कि कपास का सबसे पुराना साक्ष्य नवपाषाण काल की है साइट है। तो ऑप्शन ए है बुरजहोम, बी है मेहरगढ़, सी है चिरांद और डी है महगरा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, नवपाषाण साइट है और यहाँ से कपास का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के लोग मिट्टी के बने, ठीक है, जो है मिट्टी के बने रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार और सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार हाउसेस में रहते थे, यानी घरों में रहते थे। किस तरह के घर, आयताकार या फिर वृत्ताकार। इस प्रकार की किसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी की नींव रखी गई, या फिर और क्या कहेंगे अर्लीस्ट इंडियन विलेज की, दूसरा है शहरीकरण की, तीसरा है बड़े साम्राज्य की और चौथा है धातु युग की। तो यानी कि जो घर थे वो किसको इंगित कर रहे थे, यानी किसको चिन्हित कर रहे थे, तो वो कर रहे थे फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी, यानी कि जो परमानेंट हाउसेस बन चुके थे जो आयताकार और वृत्ताकार थे वो फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी या अर्लीस्ट इंडियन विलेज के बारे में बता रहे थे, यानी कि गांवों की स्थापना को बता रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट पर, कश्मीर घाटी में पिट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढे वाले घर, पिट क्या होता है, गड्ढा, ड्वेलिंग घर, तो पिट वाले गड्ढे यानी कि गड्ढे वाले घर के साक्ष्य किस युग से संबंधित है। ऑप्शन ए है चालकोलिथिक एज, बी है नवपाषाण काल, सी है मेसोलिथिक एज, डी है पुरापाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवपाषाण काल। तो यहाँ से क्या हो जाए, गड्ढे वाले घर भी कहाँ से आरंभ होते हैं, नवपाषाण काल से। एक कृषि, दूसरा गड्ढे वाले घर और तीसरा हमने क्या पढ़ा था वो आप कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण काल के अंत के साथ
किस युग का भी अंत हुआ और कई संस्कृतियों। तो नवपाषाण काल के अंत के साथ किस युग का भी अंत हुआ और कई संस्कृतियों ने धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल, बी है पूरा पाषाण काल, सी है पाषाण युग या डी है लोह युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाषाण युग, यानी कि नवपाषाण काल के अंत के साथ किस युग का भी अंत हुआ, पूरा पाषाण युग का, या नहीं पूरा पाषाण नहीं, पाषाण युग का, जहां पत्थरों का यूज करते थे उसका भी अंत हो गया। नेक्स्ट देखिए, धातु के उपयोग पर आधारित संस्कृति को चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टेन फेज के रूप में जाना जाने लगा। इसमें मुख्य रूप से कौन सी धातुएं थी, यानी कि कौन सी धातुएं थी जिसके कारण इस काल को कॉपर स्टोन फेज कहा गया। तो ऑप्शन ए है लोहा और कांस्य, बी है तांबा और कांस्य, सी है सोना और चांदी, डी है टीन और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा तांबा और कांस्य जो है धातुओं का प्रयोग के कारण इस काल को या इस संस्कृति जिस पे आधारित थी उसको चाल्कोलिथिक या कॉपर स्टोन फेज के रूप में जाना जाता है। चाल्कोलिथिक काल में घर किस सामग्री के बनाए जाते थे, यानी कि जो घर थे कैसे घर थे, अभी हमने पढ़ा था आयताकार और वृत्ताकार। तो इस तरह के घर किस सामग्री से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है पक्की ईंटों से, बी है पत्थर और मिट्टी की ईंटों से, सी है लकड़ी और बांस, डी है केवल पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पत्थर और मिट्टी की ईंटें जो है प्रयोग में लाई जाती थी। राजस्थान में स्थित गिलुंड साइट एकमात्र स्थान है जहां किस प्रकार की ईंटों के अवशेष मिले हैं, यानी कि ईंटें किस प्रकार की हैं। ऑप्शन ए कच्ची ईंटें, ऑप्शन बी पक्की ईंटें, सी मिट्टी की ईंटें, डी पत्थर की ईंटें। तो राइट आंसर क्या है, ये पक्की ईंटों के प्रमाण जो है इस साइट से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चाल्कोलिथिक काल की मुख्य पहचान क्या थी, यानी कि चाल्कोलिथिक काल की मुख्य पहचान बतानी है। तो ऑप्शन ए है मोनोक्रोम पेंटेड पोटरी और पॉलीक्रोम पेंटेड पोटरी, साधारण मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पॉलीक्रोम पेंटेड पोटरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाल्कोलिथिक काल में किस रंग की पोटरी काफी प्रचलित थी, यानी कि चाल्कोलिथिक काल की वो कैसे रंग की पोटरी थी वो बताना है। ऑप्शन ए सफेद और नीली, बी काली और लाल, सी पीली और हरी, डी भूरी और काली। तो इसका जो राइट आंसर है काली और लाल जो है रंग की पोटरी बहुत ही काफी प्रचलन में थी। चाल्कोलिथिक काल में लोग मृत शरीरों को किस दिशा में दफनाते थे या दफनाया जाता था। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये जो अपनी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जो इस दिशा में जो है लिटाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित आर्या बनास संस्कृति भारत की सबसे पुरानी चाल्कोलिथिक संस्कृतियों में से एक है। इस संस्कृति के मेजर एक्सकेवेटेड सीट्स कहाँ स्थित है, यानी एक्सकेवेटेड का मतलब है खोजे गए, ठीक है, खोजे गए स्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है जयपुर अजमेर, बी है उदयपुर भीलवाड़ा और राजसमंद, सी है जोधपुर और बीकानेर, डी है कोटा और बूंदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उदयपुर भीलवाड़ा और राजसमंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदयपुर भीलवाड़ा और राजसमंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल इंडिया का सबसे प्रमुख चाल्कोलिथिक कल्चर कौन सा है जो नर्मदा नदी के तट पर पूरे मालवा रीजन में फैला हुआ था, यानी कि नर्मदा घाटी मान के चलिए ये अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये जो है नर्मदा नदी है और ये मालवा रीजन है। तो सबसे प्रमुख चाल्कोलिथिक कल्चर कौन सा था जो नर्मदा नदी के तट पर
वो पूरे मालवा रीजन में फैला हुआ था। तो ऑप्शन ए है आहार संस्कृति, बी है कैथा संस्कृति, सी है जोरवे संस्कृति और डी है मालवा संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा संस्कृति, क्योंकि इसने क्या कहा, ये यहाँ पर मालवा रीजन में कह रहा था, तो मालवा संस्कृति इसी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर किस नदी के तट पर था? यानी कि जोरवे कल्चर जो महाराष्ट्र में था किस नदी पर था? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी परवरा, डी गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परवरा नदी के तट पर था। ईस्वी के आसपास भारत में एक और पीरियड्स इमर्ज हुआ जहां पत्थरों का इस्तेमाल टूल के अलावा बैरियर्स और मेमोरियल, जिसे मेमोरियल जैसे कब्र और स्मारक बनाने के लिए किया जाता था। इस फेज को क्या कहते थे? ऑप्शन ए चालकोलिथिक पीरियड, बी मेगालिथिक पीरियड, सी नियोलिथिक पीरियड, डी इंडस वैली पीरियड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेगालिथिक पीरियड। ये आप कैसे याद कर सकते हैं? मेगा का मतलब है बड़े, लिथिक का मतलब है पत्थर और पीरियड आपको पता है एरा यानी कि काल। तो जो बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थरों से ही मेमोरियल या कब्र के ऊपर रखे जाते थे या स्मारक बनाए जाते थे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए छोटे पत्थर, बी बड़े पत्थर, सी नुकीले पत्थर, डी गोल पत्थर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े पत्थर, यानी कि मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ है बड़े पत्थर। नेक्स्ट देखिए, साउथ इंडिया में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के मेगालिथिक ग्रेव्स यानी कि कब्र और मेमोरियल उनकी याद में बनाए गए स्थान पाए गए हैं, जिनमें कर्नाटक के मास्की और गुलबर्गा के क्षेत्र में क्या मिला है? ऑप्शन ए डोलमेन सेपडाटम, बी अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव, सी माउंड और मेगालिथिक मटेरियल्स, डी रॉक कट केव मेमोरियल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंड और मेगालिथिक मटेरियल। माउंड क्या होता है? माउंड होता है टीला, ठीक है, या ऊंचा स्थान। मेगालिथिक बड़े पत्थरों से बनाए गए मटेरियल्स यानी कि पदार्थ। तो बड़े बड़े पत्थरों से जो टीले बनाए जाते थे उन्हीं को क्या कहा गया है? ग्रेव या मेमोरियल पाए गए हैं, जो कहाँ पाए गए हैं? मास्की और गुलबर्गा क्षेत्र में, कर्नाटक के। नेक्स्ट देखिए, आमतौर पर मेगालिथिक बैरियर्स में डेड बॉडीज के साथ किन रंगों के पोट्स का मतलब है बर्तन या फिर पोट्री जिसे कहते हैं, या घड़े दफनाए जाते थे, वो किस रंग के होते थे? ऑप्शन ए सफेद और नीले, बी लाल और काले, सी पीले और हरे, डी भूरे और नारंगी। इसका जो राइट आंसर है वो है लाल और काले रंग के जो है पोट्स यानी कि घड़े या बर्तन दफनाए जाते थे साथ में। नेक्स्ट देखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से इंडिया में लोहे का इस्तेमाल किस अवधि के बीच विस्तृत रूप से यानी कि बड़े औद्योगिक रूप से होने लगा था? ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईस्वी, बी 1500 से 1000 ईस्वी, सी 1000 से 500 ईस्वी, डी 500 से 100 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वो है 1000 से 500 ईस्वी के बीच जो है इंडिया में लोहे का इस्तेमाल होने लगा था विस्तृत रूप से, यानी बड़े आधार पे। अब जो क्वेश्चन ये थे पहले, जो अपने पहले लेक्चर में क्वेश्चन छूट गए थे, अब जो नेक्स्ट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग कितने साल पहले एक शहरी सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आई थी? यानी कितने वर्ष या साल पहले एक शहरी सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी? ऑप्शन ए 3500 साल, बी 4000 साल, सी 4500 साल, डी 5000 साल। इसका जो राइट आंसर है वो है 4500 साल पहले जो है यह सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन मार्शल के द्वारा जो है पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी चीनी सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1921 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता जो थे दयाराम साहनी ने किस स्थान का उत्खनन या एक्सकेवेशन किया था, यानी कि उसको खोदा था। उत्खनन का मतलब है खोद कर निकाला था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी है हड़प्पा, डी है कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा का, जो दयाराम साहनी है उनके द्वारा 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज या उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2014 में वसंत सिंधे के उत्खनन के बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी बन गई है जो 350 हेक्टेयर में फैली हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, डी राखीगढ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है राखीगढ़ी, यानी कि जो राखीगढ़ी साइट है जो 350 हेक्टेयर में फैली हुई है और 2014 में वसंत सिंधे के उत्खनन के बाद यह हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट बन गई है। और राखीगढ़ी कहाँ है? ये है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को आमतौर पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 भागों में विभाजित या 4 चरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, परिपक्व हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा चरण लगभग किस अवधि का था? ऑप्शन ए 3300 ईस्वी से 2600 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है ये है ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का जो काल है वह परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का चरण है, या जिसमें मैच्योर हड़प्पा है, यानी कि वहां पर वो विकास अपना कर चुका था। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वोत्तम यानी कि ईस्टर्न मोस्ट जो साइट है वो कौन सी है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वोत्तम यानी कि पूर्व में या ईस्टर्न मोस्ट जो हड़प्पा साइट है वो कौन सी है? ऑप्शन ए सूतकांगेदोर, बी आलमगीरपुर, सी धोलावीरा, डी लोथल। इसका जो राइट आंसर है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है और यह हड़प्पा सभ्यता की जो है पूर्वी साइट है, यानी कि इस तरह से अगर 4 भागों में बांटें तो पूर्वी यानी कि ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो आलमगीरपुर है, वो यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमोत्तम जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो कौन सी है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी सूतकांगेदोर, सी कालीबंगा, डी धोलावीरा। इसका जो राइट आंसर है वो है सूतकांगेदोर। जो सूतकांगेदोर है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है, जैसे इस तरह से यहाँ पे क्या थी ईस्टर्न मोस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वेस्टर्न मोस्ट, जो होगी सूतकांगेदोर और यहाँ आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा साइट के टाउन प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ऑप्शन ए अनियमित सड़कें थी, बी सीधी सड़कें जो समकोण पर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, सी गोलाकार सड़कें, डी घुमावदार सड़कें। इसका जो राइट आंसर है वो है
सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, यानी कि एक सड़क अगर इस तरह से जा रही है तो दूसरी इस तरह से जा रही है, तो ये समकोण पर अपने एक दूसरे से मिल रही है, यानी कि व्यक्ति यहाँ से आता है तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर का नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए अन्न भंडार जिसे ग्रेनरी कहा जाता है, बी है विशाल स्नानागार जिसे इंग्लिश में द ग्रेट बाथ कहा जाता है, सी है सभा भवन, डी है आवासीय घर। इसका जो राइट आंसर है वो है विशाल स्नानागार, यानी कि द ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का नमूना है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है किस सामग्री से बना था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए यह लकड़ी और सार्वजनिक समारोह के लिए प्रयोग किया जाता था, बी है यह ईंटों से बना था, बड़ी ईंटों से जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन सी है यह पत्थर से बना था और यह खेलकूद के लिए प्रयोग किया जाता था, डी है यह मिट्टी से बना था जो जल भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ठीक ऑप्शन जो है वो है बड़ी ईंटों से बना हुआ, धार्मिक अनुष्ठान के लिए यह प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्राफ्ट में किंग का अधिकांश उत्पादन किन औद्योगिक शहरों में होता था? यहाँ पर किंग की जगह क्या आएगा? हिंग। तो हिंग का जो उत्पादन है वो कहाँ होता था? ऑप्शन ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बी चमुंदड़ो, नागेश्वर या बालाकोट, सी है लोथल और धोलावीरा, डी है कालीबंगा और राखीगढ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चमुंदड़ो, नागेश्वर और बालाकोट में जो है हिंग का उत्पादन अत्यधिक होता था और औद्योगिक शहरों में होता था। नेक्स्ट देखिए, टेराकोटा प्राकृतिक मिट्टी से बनी लाल भूरे रंग की आकृतियां थी, में सबसे प्रमुख आकृति किसकी है? ऑप्शन ए दाढ़ी वाले पुरुष की, बी नेतर्की की, सी मातृ देवी की, डी पशु देवता। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मातृ देवी की, यानी कि जो टेराकोटा से बनी हुई मूर्ति है वो मातृ देवी की मूर्ति जो है प्रमुख मूर्ति है, जो प्राकृतिक मिट्टी से बनी लाल और भूरे रंग की आकृति है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों यानी कि सेल्स का उपयोग आमतौर पर किस में होता था? ऑप्शन ए मुद्रा के रूप में, बी धार्मिक अनुष्ठानों में, सी व्यापार प्रामाणिकता के सबूत के तौर पर, यानी कि व्यापार में जब भी कोई व्यापार करते थे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तो लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता था, डी आभूषण के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यापार में, यानी कि व्यापार में जो है प्रामाणिकता के सबूत के तौर पर इसे किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर में किन जानवरों को दर्शाया गया है? जो पशुपति की मोहर थी जो एक वर्गाकार मोहर थी जिसके ऊपर 3 सिंह वाला देवता जो है अपनी सीटिंग पोजीशन में है और उसके ऊपर कुछ पशुओं की आकृतियां हैं। तो उन पशुओं की आकृति में कौन कौन से पशु जो थे वो ऑप्शन ए में देखिए गाय, भैंस और घोड़ा, बी में है हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और 2 हिरण, सी में है शेर, बकरी और भेड़, डी में है ऊंट, कुत्ता और बिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और 2 हिरण जो है उस सील में पाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पावासी नाव बनाना जो है जानते थे जिसका इस्तेमाल वे किसमें करते थे? ऑप्शन ए व्यापार और परिवहन, बी शिकार में, सी मनोरंजन में, डी युद्ध में। इसका जो राइट आंसर है कि हड़प्पावासी नाव बनाना जानते थे जिसका उपयोग या इस्तेमाल वे परिवहन एवं व्यापार इत्यादि करने में किया करते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां नाव जा सके या नदियों की कनेक्टिविटी है, समुद्र की कनेक्टिविटी है, तो उसके दौरान वो व्यापार और परिवहन के लिए नाव का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए,
हड़प्पा किस नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है? यानी कि ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है झेलम नदी, सी है रावी नदी, डी है चेनाब नदी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रावी नदी, यानी कि हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है हरा भरा मैदान, बी है मृतकों का टीला, सी है विशाल नगर, डी है नदी के किनारे। इसका जो राइट आंसर है कि मोहनजोदड़ो को इंग्लिश में मृतकों का टीला कहा जाता था, या फिर माउंड ऑफ डेथ, डेड, माउंड ऑफ डेड के नाम से इसको कहा जाता है, जिसका हिंदी में अनुवाद है मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना में स्थित है? यानी कि पाकिस्तान के लरकना प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी व्यास। इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, और यह कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकना में स्थित है। लरकना जो है जिले का नाम है। चलिए नेक्स्ट, धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी धोलावीरा में ऐसा क्या होता था जिसके लिए वह प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विशाल अन्न भंडार, बी है बड़े जलाशय और जल संचयन की विस्तृत प्रणाली, सी है पशुपति मोहर, डी है नर्तकी की मूर्ति। इसका जो राइट आंसर है वो है बड़े जलाशय और जल संचयन की विस्तृत प्रणाली, यानी कि जल को संचय करने की यानी कि एकत्रित करने की प्रणाली यहाँ पर विद्यमान थी और बड़े बड़े जलाशय यहाँ मिलते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक तंत्र संभवतः कैसा था? ऑप्शन ए एक राजा द्वारा शासित था, बी है एक केंद्रीयकृत प्रणाली थी, सी है कई छोटे राज्य में विभाजित था, डी है पुजारी वर्ग द्वारा शासित किया जाता था। इसका जो राइट आंसर है वो है एक केंद्रीयकृत प्रणाली थी, यानी कि सेंट्रल सिस्टम था। सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद मंत्री परिषद और मंत्री के बाद प्रजा या फिर उनका जो भी सेनापति इत्यादि होता था वो होता था। तो यहाँ पर एक ही के नीचे था, यानी कि केंद्रीकृत का मतलब है एक के नीचे होना, यानी कि सेंट्रल सिस्टम था राजा की तरह। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो की विशाल अन्न भंडार या जिसे ग्रेनरी कहा जाता है को शायद राज्य का क्या माना जाता था? ऑप्शन ए मंदिर, बी खजाना, सी सभा भवन, डी जेल। इसका जो राइट आंसर है वो है खजाना, यानी कि मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार को क्या है? अन्न भंडार, यानी कि उनके पास अगर ज्यादा है तो वो व्यापार करके पैसा भी कमा सकते हैं, इसलिए उसको क्या माना जाता है? खजाना माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी कृषि, डी हस्तशिल्प। इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि थी, यानी कि जो ज्यादातर लोग थे वो कृषि पर डिपेंड थे और कृषि करके अपना अनाज उपजाते थे और उसी का व्यापार करते थे और अन्य वस्तुएं खरीद कर ले आते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता फसलों में कौन कौन सी फसलें जो है शामिल है? ऑप्शन ए चावल मक्का, बी है गेहूं जौ राई तिल सरसों और मटर, सी है बाजरा और दालें, डी है फल और सब्जियां। इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं जौ राई तिल सरसों और मटर जो है उस समय की फसलों में शामिल है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास या कॉटन का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे। इसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से,
सी लोथल से, डी कालीबंगा से। इसका जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे, इसका साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पावासी घोड़ों से परिचित नहीं थे, इसका क्या कारण था? उनके पास घोड़ों की कोई अवशेष नहीं मिले। बी है, घोड़ों पर कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं मिला है। सी है, घोड़े उनके लिए पवित्र थे इसलिए उपयोग नहीं करते थे। डी है, वे घोड़ों को पसंद नहीं करते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है घोड़ों पर कोई निर्णायक साक्ष्य हमें यहाँ आज तक प्राप्त नहीं हुआ है कि वह लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं, इसका कोई साक्ष्य या निर्णायक साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिए, व्यापार में मोहरों या सील, एक समान लिपि और बाट और माप से किसका महत्व पता चलता है? यानी कि एक समान लिपि से और पाठ और माप से किस महत्व का पता चलता है? ऑप्शन ए धार्मिक प्रथाएं, बी सामाजिक सशक्तिकरण, सी व्यापार, डी सैन्य शक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो है व्यापार। जो बाट और माप हैं वो व्यापार में प्रयोग किए जाते थे। और एक समान लिपि से क्या आशय है कि भाषा का एक जैसा होना, एक जैसी भाषा होगी तभी तो एक दूसरे के साथ बोल पाएंगे और व्यापार कर पाएंगे। तो इसका जो प्रयोग है वो किसमें महत्व ज्यादा था? व्यापार में ज्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लोथल किस लिए जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ऑप्शन ए कृषि उत्पादकों का निर्यात, बी है धातुओं का आयात, सी है व्यापार, डी है सैन्य अड्डा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यापार के लिए। लोथल जो है व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा के जुते हुए खेत क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए उन्नत सिंचाई प्रणाली, बी लकड़ी के हल से जुताई, सी धातु के हल का उपयोग, डी हस्त निर्मित जुताई। इसका जो राइट आंसर है वो है लकड़ी के हल से जुताई जो है कालीबंगा के जुते हुए खेत दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा समाज में संभवतः किस प्रकार का सामाजिक पदानुक्रम था? यानी कि उस समय समाज के लोग कैसे थे? तो ऑप्शन ए है सभी समान थे, बी है एक सुस्थापित सामाजिक पदानुक्रम था, सी है केवल दो वर्ग थे, डी है कोई सामाजिक विभाजन नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो है एक सुस्थापित सामाजिक पदानुक्रम में लोग रहते थे। यानी कि सामाजिक पदानुक्रम का मतलब है कि उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय वो वर्गों में विभाजित थे और वो एक दूसरे से सुस्थापित यानी कि अच्छे तरीके से रहते थे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पावासी किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? ऑप्शन ए केवल सोने के, बी है कीमती धातुओं, रत्नों, हड्डियों और मिट्टी के बने हार, फिलिप्स, बाजूबंद, अंगूठियां और बालियां, सी है केवल मिट्टी के, डी है केवल पत्थर के। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि कीमती धातुओं, रत्नों, हड्डियों और मिट्टी के बने हार, फिलिप्स, बाजूबंद, अंगूठियां और बालियां इत्यादि पहनते थे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा में धार्मिक संरचनाओं के रूप में विशाल स्नानागार के अलावा कोई संरचना नहीं मिली है, लेकिन उनके धार्मिक प्रथाओं के बारे में किससे अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए मोहरों से, टेराकोटा आकृतियां और वृक्ष पूजा से, बी वैदिक ग्रंथों से, सी विदेशी यात्रियों के विवरण से, डी सिक्कों से। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहरों, टेराकोटा आकृतियों और वृक्ष पूजा से उनको धार्मिक होना पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पशुपति महादेव शायद एक देवता थे जो एक मोहर में किस मुद्रा में दिखते हैं? ऑप्शन ए नृत्य मुद्रा की में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ध्यान मुद्रा में 3 सिंगों वाले सिर के साथ, बी सी है युद्ध मुद्रा में है, डी है विश्राम मुद्रा में है। इसका जो राइट आंसर है वो है ध्यान मुद्रा में 3 सिंगों वाले सिर के साथ जो है पशुपति महादेव को दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए,
हड़प्पा सभ्यता एक प्रोटो हिस्टोरिक समाज था। इसका क्या अर्थ है? यहाँ लिखित ऑप्शन ए है, यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले। बी है लिखित साक्ष्य मिले लेकिन लिपि को समझा नहीं जा सका। सी है केवल मौखिक परंपराएं थी। डी है इतिहास का अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित था। इसका जो राइट आंसर है वो है लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लिपि को समझा नहीं जा सका। तो यह एक प्रोटो हिस्टोरिक समाज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा लिपि मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए अल्फाबेटिक थी, बी पिक्टोग्राफिक या चित्रलिपि के माध्यम से ये एक दूसरे से जो है बात करते थे या उनकी लिपि थी। सी है सिलेबिक थी, डी है संख्यात्मक थी। इसका जो राइट आंसर है वो है पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्रलिपि थी। इस तरह के चित्र बना दिया करते थे, शिकार करते हुए या कुछ करते हुए चित्र बना दिए जाते थे, तो वो इस तरह के चित्र ही क्या कहलाते हैं? पिक्टोग्राफिक या चित्रलिपि कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की लेखन शैली को क्या कहते हैं जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी? यानी कि इस तरफ स्टार्ट की, पहले यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से दूसरी लाइन इस तरह से, तीसरी लाइन इस तरह से और चौथी लाइन इस तरह से लिखते थे। तो इस लेखन शैली को क्या कहते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी बुस्ट्रो फेडोन, डी देवनागरी। इसका जो राइट आंसर है वो है बुस्ट्रो फेडान कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो में 3 प्रकार की दफनाने की प्रथाएं जो है थी, जिनमें सबसे आम कौन सी थी? ऑप्शन ए पूर्ण दफन, बी आंशिक दफन, सी शमशान के बाद दफन, डी विस्तारित मानव दफन। इसका जो राइट आंसर है वो है विस्तारित मानव दफन यानी कि एक्सटेंडेड इन ह्यूमन। नेक्स्ट देखिए, लोथल में किस प्रकार के दफन का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए पूर्ण दहन दफन, बी आंशिक दफन, सी हॉट बैरियर, डी डबल बैरियर। डबल बैरियर में क्या था? पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता था। इसका जो राइट आंसर है वो है डबल बैरियर का जो है साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले? लोथल। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के पतन के संबंध में एक सिद्धांत के अनुसार इसका विनाश बाहरी आक्रमणकारियों ने किया। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन सिद्धांत, बी आर्य आक्रमण या प्रवासन का सिद्धांत, सी भूकंप सिद्धांत, डी राजनीतिक संकट सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यन आक्रमण या प्रशासन का सिद्धांत यानी कि बाहरी आक्रमण आर्यन का आक्रमण कहा जा सकता है। नेक्स्ट, 1700 ईसा पूर्व के आसपास यमुना और सतलज नदियों ने अपने पुराने मार्ग को छोड़ दिया और हकरा घग्गर भी सूख गई। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए आर्यन आक्रमण सिद्धांत से, बी पर्यावरणीय कारक सिद्धांत से, सी राजनीतिक संकट सिद्धांत से, डी विदेशी व्यापार मैग्री रावट सिद्धांत से। इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यावरणीय कारक सिद्धांत यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड है, जैसे सूख जाना, मार्ग का बदल लेना, तो यह पर्यावरण कारक से के सिद्धांत पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के भूभौतिक वेदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए बाढ़, बी सूखा, सी भूकंप, डी महामारी। इसका जो राइट आंसर है वो है भूकंप। भूकंप को जो है कारण मानते हैं, कौन मानते हैं? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के भूभौतिक वेद रहे हैं सीरीज में ही कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 1500 ईसा पूर्व के समाप्त होने के बाद कौन सा काल भारतीय इतिहास में अगला प्रमुख चरण बनता है? ऑप्शन ए है महाजनपद काल, बी है मौर्य काल, सी है वैदिक काल, डी है गुप्त काल। इसका जो राइट आंसर है वो है वैदिक काल यानी कि वैदिक काल जो है वह काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 ईसा पूर्व
के समय समाप्त होने के बाद उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि अर्ली वैदिक एज को किस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में ऋग्वैदिक को संकलित किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, बी जैन काल, सी बौद्ध काल, डी ऋग्वैदिक काल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वैदिक काल, यानी प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर्यन संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? ऑप्शन ए उपनिषद के माध्यम से, बी ऋग्वेद से, सी ब्राह्मण से, डी अरण्यक वेद से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद से, यानी कि आर्यन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी हमें ऋग्वेद के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्किटिक होम इन द वेदास में उन्होंने आर्य का मूल स्थान किसे बताया है? ऑप्शन ए मध्य एशिया, बी आर्कटिक क्षेत्र, सी यूरोप, डी भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्कटिक क्षेत्र, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र को माना गया है। नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान की कुंभा नदी और सिंधु नदी तथा उसकी 5 सहायक नदी जो थी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद, यानी कि इन सभी नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, आर्यों ने शुरू में जिस पूरे क्षेत्र में अपना निवास स्थान स्थापित किया उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए भरमावर्त, ऑप्शन बी आर्यवर्त, सी सप्त सिंधु, डी मध्य देश। इसका जो राइट आंसर है वो है सप्त सिंधु, यानी कि जहां आर्यों ने पहले अपना निवास स्थान स्थापित किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद को यूनेस्को ने किसमें शामिल किया है? ऑप्शन ए विश्व धरोहर स्थल, बी विश्व मानव विरासत, सी विश्व स्मृति रजिस्ट्री, डी विश्व सांस्कृतिक स्थल। इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व मानव विरासत में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, यानी कि हाइमन्स जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है, जिन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है? यहाँ से क्या पता चलता है कि ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। उन 10 मंडलों में कितने कुल सूक्त हैं? ऑप्शन ए 528, बी 1028, सी 1528, डी 2028। इसका जो राइट आंसर है वो है 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जो 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में अश्व यानी कि घोड़ा को आर्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। इसके समान शब्द किन भाषाओं में मिलते हैं? ऑप्शन ए द्रविड़ भाषाएं, बी संस्कृत, अवेस्तान, ग्रीक, लैटिन या अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं में, सी है चीनी और जापानी भाषाओं में, डी है अरबी और फारसी भाषाओं में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत, अवेस्तान, ग्रीक, लैटिन और अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं में जो है ऋग्वेद में अश्व जैसे या घोड़ा की आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है, यानी कि घोड़े को या अश्व को आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद संस्कृति में दाह संस्कार यानी कि क्रीमेंशन जो है एक महत्वपूर्ण आर्य विशेषता थी। यह प्रथा किन ग्रंथों में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया के ग्रंथ में, बी है वैदिक अवेस्ता और होमेरिक ग्रंथ में, सी है
सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रंथ में, डी है मिस्र के ग्रंथ में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वैदिक अवेस्ता और होमेरिक ग्रंथ में जो है ऋग्वैदिक संस्कृति के दाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण जो देखने को मिलता है, यानी क्रिमिनेशन दाह संस्कार जो मृत्यु के बाद शरीर का किया जाता है, वो वैदिक अवेस्ता और होमेरिक ग्रंथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक संस्कृति में जनजाति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम, बी विश, सी जन, डी राष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है, इसको कहा जाता है जन, यानी कि ऋग्वैदिक संस्कृति में जनजाति को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में जनजातीय प्रमुख को क्या कहा जाता था? यानी कि जनजाति का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए सम्राट, बी राजन, सी मंत्री, डी सेनानी। इसका जो राइट आंसर है वो है राजन। जनजाति के प्रमुख को राजन कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में पुरोहित वर्ग मुख्यतः रूप से क्या करते थे? यानी जो पुरोहित होते थे वो ऋग्वैदिक काल में उनका कार्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी शासन। इसका जो राइट आंसर है वो है धार्मिक अनुष्ठान, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ इत्यादि करने के लिए, राजा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ किए जाते थे वो पुरोहित वर्ग के द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कई सभाओं का उल्लेख किया गया है, सभा क्या थी? ऑप्शन ए आम जनता के सदस्यों से बनी एक बड़ी सभा, बी अभिजात वर्ग का एक छोटा निकाय, सी जनजातीय सभा, डी सैनिकों का समूह। इसका जो राइट आंसर है वो है अभिजात वर्ग का एक छोटा निकाय हुआ करता था। जो क्या हुआ था करता, कौन हुआ करता था? सभा। यानी कि जो सभाओं का उल्लेख है वो सभा क्या थी? वो सभा थी अभिजात वर्ग का एक छोटा सा निकाय। नेक्स्ट देखिए, अब समिति की चर्चा करता है कि समिति क्या थी जिसका नेता राजन हुआ करता था? ऑप्शन ए अभिजात वर्ग का एक छोटा निकाय, बी आम जनता के सदस्यों से बनी एक बड़ी सभा, सी जनजातीय सभा, डी सैनिकों का समूह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आम जनता के सदस्यों से बनी एक बड़ी सभा। तो समिति क्या थी? बड़ी सभा थी, और जो सभा थी वो छोटा निकाय थी। यानी कि सभा और समिति दो का यहाँ पर जिक्र किया गया है, एक है सभा और एक है समिति। तो समिति जो थी वो थी बड़ी सभा, और जो सभा थी वो था छोटा निकाय। चलिए नेक्स्ट पर, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर हुआ? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी प्रोशनी जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, डी सतलज। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोशनी नदी, यानी कि रावी नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 10 राजाओं का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए पुरु और भरत के बीच, बी है भरत और 10 दूसरी जनजातियों के बीच, सी है आर्य और गैर आर्यों के बीच, डी है मगध और कौशल के बीच। इसका जो राइट आंसर है वो है भरत और 10 दूसरी जनजातियों के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक समाज की सामाजिक संरचना यानी कि समाज कैसा था का आधार क्या था? यानी कि सबसे छोटी इकाई या आधार क्या था? ऑप्शन ए वर्ण, बी वर्ग, सी संबंध, डी व्यवसाय। इसका जो राइट आंसर है वो है संबंध, यानी कि संबंधों के ऊपर जो है सामाजिक संरचना टिकी हुई थी। एक दूसरे से जो संबंध था, जैसे कोई किसी का पिता था, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की दादी थी, उन्हीं संबंधों के ऊपर वो समाज जो है उसका आधार था। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी बड़ा भाई, ऑप्शन डी मुखिया। इसका जो राइट आंसर है वो है पिता, यानी कि ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया पिता होता था। नेक्स्ट देखिए,
ऋग्वैदिक काल में किस प्रथा का प्रचलन नहीं था? ऑप्शन ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, बी है सती प्रथा, सी है पर्दा प्रथा और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक काल में हमें इन तीनों की ही अनुपस्थिति दिखाई देती है, यानी कि ये तीनों ही नहीं थे। बाल विवाह भी नहीं हुआ करते थे, सती प्रथा का भी कोई सबूत नहीं मिला है और पर्दा प्रथा का भी कोई सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 2 का, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 4, यानी कि ऋग्वैदिक काल के केवल 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में गो यानी कि गाय को क्या माना जाता था? ऑप्शन ए एक साधारण पशु, बी बुनियादी धन, सी धार्मिक प्रतीक, डी कृषि का साधन। इसका जो राइट आंसर है वो है बुनियादी धन माना जाता था। जब भी किसी को अपने धन के बारे में बताना होता था तो उसे अपनी गायें गिनकर बताई जाती थी, जिसे गोधन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोधन कहा जाता था। तो गायें जो थी वो बुनियादी धन माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में निषक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भूमि का एक टुकड़ा, बी सोने के सिक्के, सी एक प्रकार का हथियार, डी एक प्रकार का वस्त्र। इसका जो राइट आंसर है वो है सोने के सिक्के, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क शब्द है वो सोने के सिक्कों को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? ऑप्शन ए मुद्रा प्रणाली, बी वस्तु विनिमय प्रणाली, सी ऋण प्रणाली, डी शाही आदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम जिसे कहा जाता था उस पे बेस्ड थी। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? जैसे मैं कोई जो है किसान बाजरा उत्पादित कर देता है और दूसरे के पास जो है गेहूं उत्पादित की जाती है, तो वो एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लेते थे समान अमाउंट में। जैसे 10 किलो जो भी उनके हिसाब से रखा जाता था, तो वो एक वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी कि एक वस्तु के देने से दूसरी वस्तु का लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कही जाती है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से किन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे? ऑप्शन ए पेड़ पौधे और जानवरों की, बी पृथ्वी अग्नि पवन वर्षा और गर्जना की, सी देवी देवताओं की, डी पूर्वजों की आत्माओं की। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी अग्नि पवन वर्षा और गर्जना की जो है पूजा किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को किस रूप से में जो है पूजा जाता था? ऑप्शन ए अग्नि देवता, बी तूफान और युद्ध का देवता, सी सृष्टिकर्ता, डी जल देवता। इसका जो राइट आंसर है वो है तूफान और जल का देवता, यानी कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र को तूफान एवं युद्ध के देवता के रूप में या किलों को तोड़ने वाले के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि का ऋग्वैदिक काल में क्या भूमिका थी? यानी कि अग्नि जो थी या जिसे आग कहा जाता है उसकी क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए वर्षा के देवता थे, बी देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था, सी धन का देवता था, डी युद्ध का देवता था। इसका जो राइट आंसर है वो है देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य जो है अग्नि को कहा जाता था। यानी कि जब भी देवताओं को कोई चीज अर्पित करनी होती थी तो यज्ञ किया जाता था और अग्नि कुंड में जो है वह वस्तुएं जो है अग्नि में प्रज्वलित या जलाई जाती थी, जिससे यह एक मध्यस्थ का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र को, बी अग्नि को, सी सविता या सूर्य को, डी वरुण। इसका जो राइट आंसर है वो है सविता या सूर्य को समर्पित है। क्या समर्पित है? गायत्री मंत्र। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1500 से 1000, ऑप्शन बी 1000 से
500, ऑप्शन सी 500 से 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व से 0 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व जो है इस काल को माना जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा किन अन्य ग्रंथों का संकलन हुआ है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण वेद, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन बी पुराण और स्मृति, ऑप्शन सी रामायण और महाभारत, ऑप्शन डी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। इसका जो राइट आंसर है वो है पुराण और स्मृति। पुराण और जो स्मृति हैं वो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज में जो है लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से लेकर लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस अक्षेत्र तक फैल चुके थे? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, बी गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी पूर्वी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंगा यमुना दोआब तक फैल गए थे। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें आर्य पंजाब से लेकर के गंगा यमुना दोआब जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, ठीक है, पूरे पश्चिमी क्षेत्र तक था। नेक्स्ट देखिए, भरत और पुरु जनजातियों ने मिलकर किस नई जनजाति का गठन किया जिसने कुरुक्षेत्र पर कब्जा किया? ऑप्शन ए पांचाल, बी मत्स्य, सी कुरु, डी वज्जी। इसका जो राइट आंसर है वो है कुरु। यानी कि जो भरत और पुरु से बनकर दोनों से मिलकर जो बना था वो था कुरु जनजाति, जिसने कुरुक्षेत्र पर कब्जा किया और वहां पर अपना शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे यानी कि आयरन की जानकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में फैलने के बाद इसे वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए रक्त धातु, बी कृष्ण अयस्क या श्याम अयश यानी कि ब्लैक मेटल, से यानी कि ऑप्शन सी है श्वेत अयस, डी है ताम्र अयस। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृष्ण अयस या श्याम अयस्क जो है ब्लैक मेटल, इसका अन्य नाम इसको कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था? कृष्ण अयस या श्याम अयस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में जनपद और राष्ट्र शब्द पहली बार किस संदर्भ में उपयोग किए गए? ऑप्शन ए सामाजिक इकाइयां, बी बड़े साम्राज्य और अक्षेत्रीय राज्य, सी जनजातीय सभाएं, डी धार्मिक अनुष्ठान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बड़े साम्राज्य और अक्षेत्रीय राज्यों के लिए जो है जनपद या राष्ट्र शब्द का पहली बार संदर्भ मिलता है हमें उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कैसी हो चुकी थी? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी लगभग वंशानुगत, सी जनता द्वारा निर्वाचित, डी ब्राह्मणों द्वारा नियुक्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लगभग वंशानुगत जो है राजा चुना जाने लगा था। यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बन रहा था, लगभग वंशानुगत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए कौन से अनुष्ठान करते थे? ऑप्शन ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी राजपेय यज्ञ, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ इन तीनों का सहारा लेता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल में जनजातीय सभाओं यानी कि ट्राइबल असेंबली ने अपना महत्व खो दिया और इसकी जगह किसमें वृद्धि हुई? ऑप्शन ए आम लोगों की शक्ति की वृद्धि हुई, शाही शक्ति की वृद्धि हुई, या व्यापारियों की शक्ति की वृद्धि हुई, डी है महिलाओं की शक्ति की वृद्धि हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है जो शाही शक्ति की जो है यहाँ पर वृद्धि होती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जनजातीय सभाएं समाप्त हो गई और उन्होंने अपना महत्व खो दिया और उसके बाद जो शाही शक्ति है यानी कि राजा की शक्ति है उसका महत्व जो है बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्तर वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था और अंत तक यह भेद कैसा हो चुका था? ऑप्शन ए 2 वर्णों में और यह लचीला हो चुका था। ऑप्शन बी है 3 वर्णों में विभाजित था और यह कठोर हो चुका था। सी है 4 वर्ण और कठोर। डी है 5 वर्ण और लचीला। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 वर्णों में विभाजित था और यह अंत में जाते जाते कठोर हो चुका था। जो उत्तर वैदिक समाज है उसमें वर्णों का मतलब क्या है? जैसे शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह 4 वर्णों में विभाजित था और यह बहुत कठोर हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा के कारण किस वर्ग का महत्व और बढ़ गया? ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र, डी ब्राह्मण। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मण वर्ग का जो महत्व है वो बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा के कारण। नेक्स्ट देखिए, गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी महाजनपद काल, डी मौर्य काल। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर वैदिक काल, यानी कि गोत्र जो गोत्र रखे जाते थे उस संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के कितने आश्रमों या चरणों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन कितने आश्रमों में व्यक्त हो गया था, बट गया था, वो 4 भागों में बट गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक लोगों की मुख्य फसलें क्या थी? ऑप्शन ए जौ और रागी, बी वही जिसे चावल और गोधूम जिसको गेहूं कहा जाता था, सी तिल और सरसों, डी बाजरा और दालें। इसका जो राइट आंसर है वो है वही यानी कि चावल और गोधूम यानी कि गेहूं जो है उत्तर वैदिक लोगों की मुख्य फसलें हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में निष्का का उपयोग किस रूप में होता था? ऑप्शन ए भूमि की माप, बी मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई, मुद्रा नहीं कह सकते, सी एक प्रकार का कर, डी धार्मिक चढ़ावा। इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्य की एक सुविधाजनक इकाई थी लेकिन मुद्रा नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में निष्का जो है एक मूल्य की सुविधाजनक इकाई थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में कर और भेंट यानी कि ट्रिब्यूट्स का संग्रह अनिवार्य था और इसे किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन ए राजा के द्वारा, बी पुरोहित, सी संग्रही, डी स्थानीय मुखिया। इसका जो राइट आंसर है वो है संग्रही के द्वारा जो है यह इकट्ठा या एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र और अग्नि का महत्व खत्म हो चुका था हो गया और इनके स्थान पर किसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए वरुण, बी रुद्र, सी प्रजापति, डी विष्णु। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रजापति, जिसे सृष्टिकर्ता कहा जाता था। उसने जो है इंद्र और अग्नि का स्थान ले लिया। इंद्र अग्नि क्या थे? ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे और उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में पूजा का प्रमुख तरीका प्रार्थनाएं नहीं थी बल्कि क्या था? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, बी यज्ञ और बलि प्रथा, सी ध्यान, डी तीर्थ यात्रा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यज्ञ या बलि प्रथा जो है इसका उत्तर वैदिक काल में पूजा का प्रमुख तरीका प्रार्थनाएं नहीं थी बल्कि क्या था? यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में पूजा का प्रमुख तरीका है वो यज्ञ था जिसे बलि प्रथा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ में पशुओं की बड़े पैमाने पर हत्या शामिल होती थी, विशेषकर किसकी? ऑप्शन ए भेड़, बी बकरी, सी घोड़े, डी पशुधन या मवेशी। इसका जो राइट आंसर है वो है पशुधन या मवेशी, यानी कोई भी पशु हो सकता था इन तीनों में से भी और अन्य कोई भी पशु जो उपलब्ध हो उसकी जो है बड़े पैमाने पर
पशुओं की हत्या होने लगी थी। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ करने वाले को क्या कहा जाता था, यानी कि क्या कहते थे। ऑप्शन ए पुरोहित, बी यजमान, सी राजा, डी अतिथि। इसका जो राइट आंसर है वो है पुरोहित, पुरोहित कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या था। ऑप्शन ए शहरीकरण की शुरुआत, बी जनजातीय समाज से वर्ण के आधार पर स्थापित समाज में परिवर्तन, सी विदेशी व्यापार में वृद्धि, डी धातु के औजार का व्यापक उपयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है जनजातीय समाज से वर्ण के आधार पर विभाजित समाज में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम जो करेंगे वो है जैन धर्म। तो चलिए बिना समय गवाए इसको भी समाप्त कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपनिषदों का संकलन किया जा रहा था। इन दार्शनिक ग्रंथों में किसकी आलोचना हुई है। ऑप्शन ए युद्ध, बी कृषि, सी अनुष्ठान, डी व्यापार। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुष्ठान जो है उसकी जो आलोचना की गई है। नेक्स्ट देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर दक्षिण बिहार में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे किसका विस्तार आसान हो गया। ऑप्शन ए शहरीकरण का, बी सघन जंगलों को साफ करना और बड़े पैमाने पर कृषि, सी व्यापार मार्ग, डी साम्राज्यों का विस्तार। इसका जो राइट आंसर है वो है सघन जंगलों को साफ करना और बड़े पैमाने पर कृषि करना इससे आसान हो गया था लोहे से। नेक्स्ट देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहर बसना चालू हुए, जैसे दिल्ली और आगरा। बी है कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरंत तारा, डी पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा, सी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी है लोथल और कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरंत, त्रांदी, पाटलिपुत्र, राजगीर और चंपा जैसे शहर जो है बसना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, इस दौर में व्यापार और वाणिज्य में सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा। ये सिक्के किस किस्म के थे। ऑप्शन ए सोने के सिक्के, बी पंचमार्क वैरायटी के सिक्के, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका जो राइट आंसर है वो है पंचमार्क वैरायटी के सिक्के जो है इस काल के दौरान इस दौर के व्यापार में वाणिज्य में प्रयोग होने लगे थे। नेक्स्ट देखिए, वैश्य दर्शन, वैश्य वर्णन ने नए धर्म को खोजना क्यों शुरू किया, यानी कि वैश्य जो वर्ण था उस वर्ण ने नए धर्म को खोजना शुरू क्यों किया। ऑप्शन ए सैन्य शक्ति प्राप्त करने के लिए, बी अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, सी ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए, डी कृषि का विस्तार करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है वैश्य वर्ण ने एक नए धर्म की खोज शुरू कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन ए पहले, बी 23वें, सी 24वें, डी 16वें। इसका जो राइट आंसर है वो है 24वें तीर्थंकर जो है ये माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी वर्धमान महावीर, सी ऋषभदेव, डी नेमिनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषभदेव। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। नेक्स्ट देखिए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए पहले, बी 23वें, सी 24वें, डी दूसरे। इसका जो राइट आंसर है वो है 23वें तीर्थंकर ये जो है पार्श्वनाथ हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस वर्ष में वैशाली में हुआ था एक परंपरा के अनुसार। ऑप्शन ए 599 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 468 ईसा पूर्व, डी 483 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है 540 ईसा पूर्व जो है महावीर का जन्म की तारीख मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस अक्षत्रिय गोत्र के मुखिया थे। ऑप्शन ए लिच्छवी, बी शाक्य, सी ज्ञातक,
डी कोलिए। इसका जो राइट आंसर है वो है घातक वंश के जो है इनके पिता क्षत्रिय योद्धा थे और कोलिय वंश की जो है इनकी माता थी। नेक्स्ट देखिए, 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने पूरी तरह से क्या त्याग दिया? ऑप्शन ए भोजन, बी पानी, सी कपड़े, डी घर। इसका जो राइट आंसर है वो है कपड़े। जो 42 साल की उम्र में जब महावीर को सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हो गया तब उन्होंने कपड़ों का भी त्याग कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कैवल्य प्राप्त करने के बाद महावीर को किस नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए बुद्ध, बी जिन या विजेता या महावीर महान नायक, सी तीर्थंकर, डी संत। इसका जो राइट आंसर है वो है जिन विजेता या महावीर, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान नायक। जिनका शाब्दिक अर्थ है विजेता, जो अपनी इंद्रियों पर विजय कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी कि जिसे निर्वाण कहा जाता है 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है पावापुरी। पावापुरी में जो है महावीर की निर्वाण प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन ए हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ऑप्शन बी सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, अद्वैत। सी कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, ध्यान। डी तपस्या, ध्यान, दान, सेवा, पूजा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, ब्रह्मचर्य को अपनाओ। ये जो 5 सिद्धांत है वो जैन धर्म के सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए असत्य, बी अहिंसा, सी असत्य, डी अपरिग्रह। इसका जो राइट आंसर है वो है अहिंसा यानी कि जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, महावीर ने अपने अनुयायियों को कपड़ों को पूरी तरह से छोड़ने के निर्देश दिए, जबकि पार्श्वनाथ ने क्या कहा था? ऑप्शन ए है केवल ऊपरी वस्त्र पहनने को कहा, बी शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कहा, सी कपड़ों को त्याग करने को कहा, डी कोई निर्देश नहीं दिए। इसका जो राइट आंसर है वो है शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने को कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलकर जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 2, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक को जो है श्वेतांबर कहा गया और दूसरे को दिगंबर कहा गया। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी गई, लेकिन उन्हें किसकी श्रेणी से नीचे रखा गया? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी जिन, डी देवता। इसका जो राइट आंसर है वो है जिन। यानी कि जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को मान्यता तो दी गई, लेकिन उनको जिन से नीचे रखा गया। नेक्स्ट देखिए, महावीर के अनुसार एक व्यक्ति का उच्च या निम्न वर्ण में जन्म किसके पिछले जन्म में किए गए पापों और पुण्यों पर निर्भर करता था? ऑप्शन ए भाग्य, बी कर्म, सी ईश्वर की इच्छा, डी सामाजिक स्थिति। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्म। यानी कि महावीर के अनुसार जो पिछले जन्म थे उनमें जो पाप और गुण आप करके आए हो उसी पर डिपेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए संसारिक धन प्राप्त करना, बी संसारिक बंधनों से मुक्ति, सी सैन्य शक्ति बढ़ाना, डी सामाजिक समानता को स्थापित करना। इसका जो राइट आंसर है वो है संसारिक बंधनों से मुक्ति या आत्मा की मुक्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए,
मुक्ति प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में किन तीन रत्नों या त्रिरत्न की बात कही गई है? ऑप्शन ए सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, बी सत्य अहिंसा असत्य, सी दान शील भावना, डी ध्यान तपस्या और पूजा। इसका जो राइट आंसर है वो है सत्य अहिंसा और असत्य की जो बात है वो त्रिरत्न में कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का प्रसार दक्षिण और पश्चिम भारत में धीरे धीरे होता रहा। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कहाँ? कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार का कारण। नेक्स्ट देखिए, महावीर की मृत्यु के 2 साल बाद मगध में हुए अकाल से बचने के लिए जैनों का एक समूह किसकी लीडरशिप में दक्षिण भारत में प्रवास कर गया, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ चल गया? ऑप्शन ए स्थूलबाहु, बी भद्रबाहु, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। इसका जो राइट आंसर है वो है भद्रबाहु की लीडरशिप में जो है एक ग्रुप दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गया। नेक्स्ट देखिए, अकाल के बाद मगध में बचे हुए जैन किसकी लीडरशिप में रहे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलबाहु, सी महावीर, डी गौतम बुद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है स्थूलबाहु की लीडरशिप में जो है मगध में बचे हुए लोग रहने लगे। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को लेकर मतभेदों को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था, लेकिन दक्षिण से लौटने वाले जैनों ने इसका क्या किया था? ऑप्शन ए समर्थन, बी बहिष्कार, सी आलोचना, डी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका जो राइट आंसर है वो है बहिष्कार कर दिया था। जो दक्षिण में प्रवास कर गए थे जब वो वापस लौटे तो इस परिषद का जो है उन्होंने बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र परिषद के बाद दक्षिणी समूह को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी थेरवाद, डी महायान। इसका जो राइट आंसर है वो है दिगंबर। जो है पाटलिपुत्र परिषद के बाद दक्षिणी समूह को दिगंबर कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट, मगध समूह को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी थेरवाद, डी महायान। इसका जो राइट आंसर है वो है श्वेतांबर। जो मगध में ही रुके रहे उनको श्वेतांबर कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की एक और परिषद आगे चलकर 528 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी वल्लभी, डी मथुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है वल्लभी, यानी कि गुजरात में जो है एक और परिषद हुई थी जो 528 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, इस परिषद में जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों यानी कि 12 अंगों और 12 उपांगों को संकलित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए स्थूलबाहु, बी भद्रबाहु, सी देवार्दी समाश्रमण, डी महावीर। इसका जो राइट आंसर है वो है देवार्दी समाश्रमण जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में जैन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए स्तूप, बी चैत्य, सी वसादिस, डी विहार। इसका जो राइट आंसर है वो है वसादिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृत। जो जैन धर्म का धार्मिक साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, जैन वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा। जैन वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म का विरोध, कठोर सिद्धांत, राजनीतिक संरक्षण का अभाव, 2 संप्रदायों में विभाजन, बी है विदेशी आक्रमण, सी आंतरिक विद्रोह, डी कृषि और विस्तार।
कृषि का विस्तार। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ब्राह्मण धर्म का विरोध, कठोर सिद्धांत, राजनीतिक संरक्षण का अभाव और इसका दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बंटना था। कि उत्तर भारत के गंगा यमुना दोआब में आर्यन संस्कृति थी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यह किस काल की कहानी है? ऑप्शन ए चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, बी छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की, सी दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व की, डी आठवीं सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व की। इसका जो राइट आंसर है वो है छठी से पांचवी जो शताब्दी थी ईसा पूर्व पहले, वो जो है आर्यन संस्कृति जो है इस काल में अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो आज किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी तिब्बत। इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्धमान महावीर, बी सिद्धार्थ और शाक्यमुनि, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ और शाक्यमुनि, यानी कि गौतम बुद्ध को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है सिद्धार्थ और शाक्यमुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य गोत्र के मुखिया थे। उनकी माता माया देवी किस राजवंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, बी कोलिय, सी कौशल, डी जरातक। इसका जो राइट आंसर है वो है कौशल वंश की। जो उनकी माता जी थी वो कौशल राजवंश से जो है बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 साल की उम्र में पहली बार जब बुद्ध अपने महल से बाहर निकले तो उन्हें कौन से चार दृश्य दिखाई दिए? ऑप्शन ए एक बूढ़ा व्यक्ति, बी जो एक बीमार व्यक्ति, सी नहीं ए है एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी, बी है एक अमीर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक सैनिक और एक पुजारी, सी है एक राजा, एक व्यापारी, एक किसान और एक कलाकार, डी है एक भिक्षु, एक योद्धा, एक साधु और एक चिकित्सक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और उसके बाद एक तपस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की थी? इसका ऑप्शन ए है बरगद, बी अशोक, सी पीपल, डी नीम। इसका जो राइट आंसर है वो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है केवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति एनलाइटमेंट हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शन ए जिन, बी महावीर, सी बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति, डी संत। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध, यानी कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको सब ज्ञान प्राप्त हो चुका है या जो जीवन के सत्य को जान चुका है। नेक्स्ट देखिए, बोध गया नामक स्थान आज किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, यानी कि बोध गया जो है जो आज का बिहार है उसमें हुआ करता था बोध गया। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे सरमन कहा जाता है वो कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ, यानी कि बनारस में जो है अपना पहला उपदेश ये गौतम बुद्ध द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु 487 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोध गया। इसका जो राइट आंसर है वो है कुशीनगर, यानी कि
यह वह स्थान था जहां बुद्ध की मृत्यु जो है 487 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र में हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने मानवीय दुखों को समाप्त करने के लिए किस 8 गुणा मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए 8 सिद्धांतों का संग्रह, बी 8 विभिन्न प्रकार की पूजा, सी सही अवलोकन, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही एकाग्रता और सही ध्यान, डी 8 प्रकार के त्याग। इसका जो राइट आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सही अवलोकन, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही एकाग्रता और सही तरह से लगाया गया ध्यान मनुष्य को जो है अष्टांगिक मार्ग की ओर लेकर जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को दुख बताया गया है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए भाग्य, बी इच्छाएं, सी कर्म, डी पाप। इसका जो राइट आंसर है वो है इच्छाएं, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं ही उसके जीवन के दुखों का कारण है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई जिसमें कौन से सिद्धांत शामिल थे? ऑप्शन ए हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो, बी झूठ मत बोलो, यौन दुराचार और व्यभिचार से दूर रहो, सी दान, शील, भावना, ध्यान और प्रज्ञा, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ए, यानी कि हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बौद्ध धर्म ने किस पर हमला किया जिसके कारण यह निम्न तबके के लोगों को आकर्षित कर पाया? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी वर्ण व्यवस्था, डी राजशाही। इसका जो राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर जो है हमला किया जिसके कारण यह निम्न तबके के लोगों को आकर्षित कर पाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ण व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक धार्मिक व्यवस्था यानी कि संघ का आयोजन किया था जो किन लोगों के लिए खुला था? ऑप्शन ए केवल पुरुषों के लिए, बी केवल उच्च जाति के लोगों के लिए, सी हर तरह की जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए, डी केवल तपस्वियों के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है कि बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हुआ क्योंकि बुद्ध ने एक धार्मिक व्यवस्था संघ का आयोजन किया था जो कि केवल हर तरह की जाति, पंथ और लिंग के लोगों के लिए खुला था, यानी कि यह जो है हर तरह के लोगों के लिए खुला था, इसलिए यह काफी तेजी से जो है लोकप्रिय होता है। जबकि ब्राह्मण धर्म में जातिवाद था और इसमें इस तरह की कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध धर्म के 3 मुख्य तत्व कौन क्या है? यानी कि बौद्ध धर्म के जो 3 मुख्य तत्व हैं वो क्या है? ऑप्शन ए बुद्ध धर्म संघ, बी त्रिरत्न, सी अष्टांगिक मार्ग, डी 4 आर्य सत्य। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बुद्ध, स्वयं, धर्म उनका और उनके द्वारा बनाया गया संघ, ये तीनों मिलकर ही बौद्ध धर्म के 3 मुख्य तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी मिशनरी गतिविधियों का आशय क्या है कि अपने धर्म को फैलाने के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो होगी मिशनरी गतिविधियां, से इसे विश्व धर्म बना दिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है कि बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी मिशनरी गतिविधियों से इसे विश्व धर्म बना दिया। इसने जो है श्रीलंका में अपने बेटे और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, यहाँ तक कि चीन की तरफ भी इसने अपने एक बेटे को भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
पहली बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी किस राजा के संरक्षण में हुई थी? यानी कि पहली बौद्ध संगति के समय राजा कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। इसका जो राइट आंसर है वो है अजातशत्रु। यानी कि जो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व होती है उसके समय जो है जो राजा होते हैं वो अजातशत्रु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह संगति मौंक व्यवस्था महाकश्यप, यानी कि मौंक का मतलब क्या है? भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह की सतपर्णी गुफा में हुई थी। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं को कितने पिटकों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, यानी कि 3 पिटकों में जो है विभाजित हो गया था। पिटक होते हैं धर्म से संबंधित पुस्तकें और जो पिटक 3 थे वो थे, आगे हम पढ़ेंगे तीनों के नाम। सूत पिटक एक था, एक सूत पिटक था, एक अधिधम पिटक और एक विनय पिटक। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म का वह पंथ कौन सा है जिनमें बुद्ध को भगवान की श्रेणी में रखा गया है और उनकी मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी थेरवाद। इसका जो राइट आंसर है वो है महायान। यानी कि महायान जो है बौद्ध धर्म का वह पंथ है जिसमें बुद्ध को भगवान की श्रेणी में रखा गया है और उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म का कौन सा पंथ श्रीलंका में विकसित हुआ और वहां से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया? ऑप्शन ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी थेरवाद। इसका जो राइट आंसर है वो है हीनयान। जो हीनयान धर्म था या पंथ था, बौद्ध धर्म का एक पंथ था हीनयान, जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। उसका जो हीनयान पंथ था वो श्रीलंका में विकसित हुआ और वहां से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विनय पिटक में क्या शामिल है? ऑप्शन ए बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं, बी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता और मठवासी जीवन में पालन किए जाने वाले अनुशासन लिखे हुए हैं, सी बौद्ध धर्म केंद्र के दार्शनिक सिद्धांत है, डी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता, यानी कि उनके नियम जो वो अपने जीवन में उनको अनुसरण करेंगे और मठवासी जीवन में पालन किए जाने वाले अनुशासन का उसमें वर्णन है विनय पिटक में। नेक्स्ट देखिए, सूत पिटक में क्या समझाया गया है? ऑप्शन ए भिक्षुओं के नियम, बी बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं, सी अधिधम अभिधम, डी बौद्ध दर्शन का विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं, यानी कि धम्म जो है सूत पिटक में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म भारत में क्यों गायब हो गया? ऑप्शन ए ब्राह्मणों द्वारा धर्म का सुधार, बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य धारा से अलग होना, मठों में भ्रष्टाचार, तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा मठों को लूटना और उनका विनाश करना, बी जैन धर्म का उदय, सी विदेशी व्यापार में गिरावट, डी राजाओं द्वारा समर्थन का अभाव। इसका जो राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म भारत से गायब इसलिए हो गया क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा जो है धर्म का सुधार कर लिया गया, बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य धारा से अलग रहने लगे थे, क्योंकि बौद्ध जो थे वो अपना जीवन अलग से भिक्षा मांगकर जंगलों में रहते थे, इसलिए वो मुख्य धारा से अलग थे। मठों में भ्रष्टाचार फैल गया था, जो धर्म के अनुयायी थे वो धर्म के नाम पर चंदा इत्यादि लेना शुरू कर दिया था और वो अपनी जेब भरने लगे थे। तुर्की आक्रमणकारियों का द्वारा भी मठों का जो है लूटना और विनाश इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शोंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया। चीनी विद्वान हेवेनसांग जो थे उनके अनुसार उसने कितने स्तूपों को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए 500, बी
1000, सी 1200, डी 1600। इसका जो राइट आंसर है वो है 1600 स्तूपों को जो है नष्ट कर दिया गया था पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। और ये किसने वर्णन किया है? हवेन सांग ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज पर क्या महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए, असमानता और गरीबी पर बुद्ध के विचार, वर्ण वर्गीकरण का आधार, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार, मवेशियों का महत्व, बी, जाति प्रथा को मजबूत किया, सी, केवल अभिजात वर्ग को आकर्षित किया, डी, व्यापार में गिरावट आई। इसका जो राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म ने समाज पर जो है असमानता और गरीबी पर बुद्ध के विचार व्यक्त किए, वर्ण जो था वर्गीकरण का आधार वो भी इसमें बताया गया है, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में सुधार हो गया था बौद्ध धर्म के आने के कारण, क्योंकि यह सभी के लिए खुला था। मवेशियों का महत्व पर भी वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि जो हिंदू धर्म था उसमें मवेशियों की बलि दी जाती थी, लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ने किस तर्कवाद यानी कि रैशनलिज्म को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए, अंधविश्वासों को स्वीकार करना, बी, तर्क और योग्यता के आधार पर अपने निर्णय करना, सी, केवल धार्मिक ग्रंथों का पालन करना, डी, राजा के आदेशों को स्वीकार करना। इसका जो राइट आंसर है वो है तर्क और योग्यता के आधार पर अपने निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म के कारण भारत में आवासीय विश्वविद्यालयों जैसे कौन से शिक्षा केंद्र उभरे? ऑप्शन ए, तक्षशिला उज्जैन, बी, नालंदा विक्रमशिला बिहार, वल्लभी गुजरात, सी, काशी मथुरा, डी, पाटलिपुत्र राजगीर। इसका जो राइट आंसर है वो है नालंदा और विक्रमशिला जो बिहार में थे, वल्लभी जो गुजरात में थी। इस तरह के शिक्षा केंद्र जो है विश्वविद्यालय इस समय उभर कर सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकारों के अनुसार भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानवीय प्रतिमा संभवतः किसकी थी? ऑप्शन ए, ब्रह्मा, बी, विष्णु, सी, बुद्ध, डी, शिव। इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध, यानी कि इतिहासकार ही कहते हैं कि बुद्ध की जो प्रतिमा थी वो पहली मानवीय प्रतिमा जो है पूजी जाती थी वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधार कला यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किन दो संस्कृतियों के कलाकारों के सहयोग से हुआ? ऑप्शन ए, भारतीय और फारसी, बी, भारतीय और ग्रीक, सी, भारतीय और चीनी, डी, भारतीय और रोमन। इसका जो राइट आंसर है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास जो है भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों को कलाकारों के सहयोग से हुआ था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आगे हम करेंगे महाजनपद काल, और तब तक के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपका जो किया गया शेयर है या सब्सक्राइब है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।